टेंशन और अटेंशन में आज बात होगी कि आए साथ क्या बनेगी बात। जी हाँ, तीसरे चरण के चुनाव हो जाने के बाद अब जाकर जीतू और उमंग की जोड़ी एक साथ नजर आई है। चौथे चरण के रण में दोनों नेताओं ने सामने आकर उन सवालों के जवाब दिए जो टिकट वितरण से लगातार उठाए जा रहे थे। उन्होंने आपसी गुटबाजी पर सफाई दी तो बीजेपी को 29 पार पर भी घेरा। इतना ही नहीं, पार्टी छोड़कर जाने वाले नेताओं पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। हालांकि इन दोनों के इंटरव्यू पर अब बीजेपी चुटकी ले रही है और इसे बचपना बता रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या जीतू उमंग ने साथ आकर कार्यकर्ताओं के बीच एकता का संदेश दिया है और क्या दोनों के साथ आने से पार्टी को चौथे चरण में कोई फायदा मिल पाएगा और आखिर इस इंटरव्यू के मायने क्या निकाले जाएं। आज इन्हीं सवालों के आसपास चर्चा करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। जीतू और उमंग आए साथ, चौथे चरण में क्या बनेगी बात। आदरणीय उमंग जी, लगातार बहुत सी बातें आती है कि आप में और जो आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं पार्टी में ग्रुपिज्म है, इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, जिस प्रकार से हम लोग यूथ को प्रदेश में पढ़ा रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी अफवाहें फैलाती है। उनको लग रहा है कि नया यूथ जाग रहा है, आगे आ रहा है, कांग्रेस मजबूत हो रही है। तो ये भ्रांतियां भारतीय जनता पार्टी फैलाती है। दोनों भाई है और कॉलेज स्कूल के समय से साथ में राजनीति कर रहे हैं। अगर अब भी किसी को कोई शंका हो तो वो दूर कर ले, क्योंकि खुद नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार और जीतू पटवारी ने ये साफ कर दिया है कि दोनों के बीच कोई मनमुटाव नहीं। लेकिन सवाल ये है कि शंका को दूर करने में इतनी देरी दोनों ने क्यों की। जब 3 चरणों के चुनाव निपट गए और चौथे चरण में जब इंदौर समेत अन्य सीटों पर कांग्रेस को ज्यादा उम्मीद नहीं रह गई, तो अब इस तरह के इंटरव्यू के क्या मायने निकाले जाए। कहीं ऐसा तो नहीं जीतू पटवारी कार्यकर्ताओं के बीच ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि संगठन में सब ऑल इज वेल है। खैर, इस इंटरव्यू के सहारे उन्होंने बीजेपी को घेरने की पूरी कोशिश की। बीजेपी का भी एक सवाल बिल्कुल बार बार होता है, आपकी बार 29 पार, तो ये क्या मैसेज है? क्या भारतीय जनता पार्टी पहले एक थी 28 हमारे पास, अब की बार 29 पार की बात करते हैं, तो आपका इस पे क्या कहना है? 29 पार तो ये सपना दिखा रहे हैं, जैसे देश में 400 पार का सपना दिखा रहे हैं। जब 40 पार्टी की बैसाखियों में चल रही है भारतीय जनता पार्टी, तो कैसे होगा? ये तो देश की मुख्य मुद्दों से अलग ध्यान भटकाना चाहते हैं। अब इस वीडियो के जरिए बीजेपी को फिर कांग्रेस पर हमला बोलने का मौका मिल गया। कांग्रेस नेताओं के इस इंटरव्यू पर बीजेपी नेता पंकज चतुर्वेदी ने पोस्ट करते हुए तंज कसा कि राहुल गांधी तो अभी परिपक्वता से दूर हैं। लगता है एमपी कांग्रेस के इन दो नेताओं का भी बचपन अभी शेष है। इतना ही नहीं, बीजेपी तो कांग्रेस में मची खींचतान पर भी निशाना साध रही है। देखिए, एक दूसरे को निपटाते हुए नजर आए, एक दूसरे पर तंज कसते हुए नजर आए और लुटी पुटी कांग्रेस की गाथा गाथे नजर आए। तो जो सुनेगा और देखेगा पता चल जाएगा उसको कि किस प्रकार लुटी पिटी बची खुची कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष और पीसीसी अध्यक्ष एक दूसरे पर तंज कस रहे हैं। करीब महीने भर पहले लोकसभा प्रत्याशियों के टिकट तय करने के दौरान नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार की नाराजगी की खबरें सामने आई थी। कहा गया कि विदिशा में टिकट वितरण से उमंग संतुष्ट नहीं है। उसके बाद से ही वे कई कार्यक्रमों में जीतू पटवारी के साथ नहीं दिखे। उमंग की नाराजगी के चलते मुरैना और ग्वालियर के टिकट घोषित होने में देरी हुई थी। हालांकि अब दोनों ने सामने आकर अपने कार्यकर्ताओं और जनता को एक संदेश देने की कोशिश की, लेकिन इसका असर चौथे चरण में कितना पड़ेगा, ये तो आने वाले दिनों में साफ होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है शर्मा जी आपका अनादि टीवी में। नमस्कार। तो बहुत देर कर दी मेहरबा आते आते, क्योंकि 21 सीटों के चुनाव निपट गए हैं और अब 8 बचे और इसमें इंदौर भी अगर माइनस कर दें, क्योंकि अब कांग्रेस तो खुद ही किसी को समर्थन दिए बगैर करी नोटा को वोट डाल दीजिए आप तो
ये जो वीडियो है आपने सुना है, हालांकि पूरा भी नहीं दिखाया हमने, लेकिन जो काम की बात है कि दोनों एक दूसरे को सफाई देते नज़र आ रहे हैं, दोनों एक दूसरे की बातों का जवाब देते नज़र आ रहे हैं, दोनों ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हम सब साथ साथ हैं। लेकिन ये पूरे जो 3 चरण के चुनाव हो गए उसमें कहीं एक साथ देखने को नज़र नहीं आए, बल्कि जो तमाम सारे बड़े नेता थे उसकी गुटबाजी साफ तौर पर नज़र आई। तो अब इस वीडियो के सहारे क्या कांग्रेस अपनी जो लुटती नाव, डूबती नाव है, उसको बचाने का प्रयास करती नज़र आ रही है, या कुछ और संदेश छुपा देख रहे हैं इसमें आप? देखिए, ये उनकी तरफ से जो प्रयास हो रहा है वो तो ये हो रहा है कि ये बता दिया जाए कि देखिए हमारे बीच में कितनी प्रगाढ़ दोस्ती है और किसी भी प्रकार की कोई गुटबाजी नहीं है। लेकिन सबसे पहला सवाल कोई भी व्यक्ति, आप हम तो पर पत्रकार हैं, सवाल पूछेंगे ही, लेकिन सामान्य व्यक्ति को भी इस बात में टिप्पणी करेगा कि आखिर आपस में इस तरह की बात करने की जरूरत क्या थी। भाई, आपसे यदि मान लो कोई पत्रकार सवाल पूछ रहा है, आपसे आपका कोई कार्यकर्ता सवाल पूछ रहा है, तब आप इस प्रकार के जवाब दीजिए। बिल्कुल। अब जीतू पटवारी यदि उमंग सिदार जी से सवाल पूछेंगे तो उसका क्या मतलब निकलता? भाई, आप कोई कहेगा आपस में चर्चा के अंदर कि मेरी आपके साथ नहीं पटती, लेकिन यदि आप उमंग जी से अलग चर्चा करेंगे, जीतू भाई से अलग चर्चा करेंगे, तब वो बताएंगे वास्तविकता क्या होती है। तो या हो ये सकता है कोई आपदा रिकॉर्ड वीडियो हो जाए, तब पता लगे कि एक दूसरे के बारे में क्या राय रखते हैं। मुझे याद है कि एक बार जो है बीजेपी के 2 प्रवक्ता पत्रकार वार्ता बुराई और पत्रकार वार्ता में एक दूसरे क्या संवाद करके कह रहे थे कि कांग्रेस का फला आदमी ने यूं बोला और उसका उत्तर फला आदमी ने ये दिया। वो दोनों बैठ करके मंच पर संवाद कर रहे थे भोपाल के मीडिया के सामने। तो भोपाल का मीडिया नाराज हो गए, उन्होंने कहा ये क्या तमाशा है भैया, आप हमारी नोटंकी दिखा रहे हो या क्या कर रहे हो, और उनके संवाद को बीच में रुकवाया था, ये आपको याद होगा। तो ये जो संवाद हो रहा है ये तो एक प्रकार से राजनीतिक नौटंकी है। एक बात तो मुझे ये कहना है। दूसरी बात ये स्पष्ट रूप से है कि अब दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर है। क्यों दांव पर है? क्योंकि आपने ग्वालियर चंबल अंचल में वहां के नेताओं को बता दिया कि तुम बताओ तुम्हारी कितनी ताकत है। आपने जो है मध्य भारत में इंदौर राजगढ़ वगैरह में आपने बता दिया, दिग्विजय सिंह जी बता दो आपकी कितनी ताकत है। आपने महाकौशल और बिंद क्षेत्र के अलग अलग नेताओं को बता दिया कि भैया कमलनाथ जी आपकी कितनी ताकत है और आपकी कितनी ताकत है, जिता के बताओ सीट। तो दोनों ही मालवांचल से आते हैं, एक इंदौर से आते हैं और एक जो है धार जिले से आते हैं। तो यहाँ की लोकसभा सीटों के बारे में दोनों के सामने अब जवाब देने की पोजीशन है। इंदौर के अंदर जो जीतू पटवारी साहब की तो भाई हवा वैसे ही निकल गई, जब उनने जिसको टिकट दिलाया था वो आदमी जो है वो चला गया। और धार में यदि मान लो कांग्रेस का अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा, जीतने की संभावना ठीक है, बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। यदि परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा इनका, तो इन दोनों की छवि खराब हो जाएगी कि आप जो है न संगठन को संभाल पा रहे हैं, न जनता के अंदर संदेश दे पा रहे हैं, और न ही आप अपने विधानसभा क्षेत्रों के आसपास के पार्लियामेंट की सीटों में प्रभावशाली प्रदर्शन कर पा रहे हैं। तो ये एक बड़ा जो है उसका डर है, उस डर का बचाव है कि हमें एक हो गए भाई, अब तो सारे मिलकर के काम कर लो। एक और बड़ी बात मैं बता रहा हूं कि देखिए दोनों नेता प्रतिपक्ष महाराज और जो है पार्टी अध्यक्ष जी, ये दोनों ने अभी तक ऐसा कोई संदेश नहीं दिया है, विधानसभा के परफॉर्मेंस के वाइज से देख लीजिए या जो है आप पार्टी संगठन की दृष्टि से देख लीजिए, जैसे जनता में एक्टिविटीज हलचल शुरू हो, इनको देख करके हलचल शुरू हो। दूसरी तरफ देखिए मोहन यादव जी चीफ मिनिस्टर बने, वो खुद ही कह रहे थे मुझे नहीं मालूम कि चीफ मिनिस्टर बनने जैसी स्थिति मेरी है क्या, लेकिन उस आदमी ने जैसे काम शुरू किया, रोड शो हो रहे हैं। अब ये बताइए उसके अंदर एक प्रकार का ऐसा लगता है कि कोई आदमी चीफ मिनिस्टर आया। ये बात सच है कि चीफ मिनिस्टर पावरफुल होता है, उसका अपना एक पावर होता है और उसका एक चाहे किसी भी प्रकार के चेहरे मोहरे का व्यक्तित्व का व्यक्ति बैठ जाए पर वो चीफ मिनिस्टर हो जाता है। तो मोहन यादव जी ने जिस प्रकार से शिवराज जी की उपस्थिति में भी अपने आप को एक प्रकार से सिद्ध करने की कोशिश की, ऐसा दोनों ही हमारे नेता जीतू पटवारी साहब और उमंग सिदार साहब ऐसा कोई संदेश नहीं दे पाए जिससे जनता में हलचल पैदा हो। बिल्कुल, मैं बहुत स्पष्ट कर रहा हूं, जनता में कोई हलचल, क्योंकि इनको देख करके और इनके विधानसभा क्षेत्र का बाहर का कोई व्यक्ति इनको देख करके ये कहे कि नहीं अब जीतू भाई आए हैं या उमंग जी आए हैं, हम वोट बदल लेते हैं, अपना मानस बदल लेते हैं, ऐसा इन्होंने कोई भी प्रदर्शन नहीं किया है, कोई भी एक्टिविटीज नहीं बताई है, कोई भी ऐसा वातावरण निर्मित नहीं किया है। अभी भी ये मुझे लगता है बड़े नेताओं की छाया के कारण इतने डरे हुए हैं, जैसे बहुत सी राजनीतिक पार्टियां आज भी अंग्रेजों के नाम पर प्रसन्न हो जाती हैं और लड्डू बांटने लग जाती हैं, ठीक वैसी की वैसी पोजीशन मुझे इनकी दिखाई देती है। तो ब्रजेश जी वैसी पोजीशन दिखाई रही है। भला सेलेक्टेड सवाल सेलेक्टेड जवाब,
एक बॉडी लैंग्वेज नहीं दिखाई दे रही है, तो ये सफाई आखिर किसके लिए? क्योंकि वोटर को इम्प्रेस कर रहे हो आप, तो आपको कुछ नया उपक्रम करना पड़ेगा। क्या आप इसे कार्यकर्ताओं कोई मैसेज इससे देख रहा है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कोई मैसेज जा रहा है? और इतने लंबे समय कि जब चुनावी प्रक्रिया को 1 महीने से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, उसके बाद ये कहना, क्योंकि अगर ये वीडियो आना था तो तब आ जाना था जब ग्वालियर और मुरैना के प्रत्याशी घोषित नहीं हो रहे थे और कहा जा रहा था कि जीतू पटवारी 1 की सिफारिश में लगे, उमंग सिंगार किसी और को टिकट दिलाना चाह रहे हैं। निश्चित तौर पर मनोज जी कि सवाल तो ये वाजिब है, और एक कारण जो शर्मा जी बता रहे हैं वो भी है, दूसरा कि इतनी देरी से क्यों आए। तो मुझे लगता है कि एक तो उनका जो शर्मा जी ने बताया कि प्रतिष्ठा दांव पर लगी, उनके क्षेत्र में अब मतदान होने वाला, एक की तो नाक कटी गई कह सकते हैं कि उनका प्रत्याशी भाग गया, दूसरे को लगा इस वजह से उनको साथ आना पड़ा, ये एक कारण है। लेकिन इससे भी ऊपर एक कारण है, मुझे लगता है कि आला कमान ने फटकार लगाई है, किस तरह से उनको जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जिस तरह से उनकी लड़ाई की खबरें आई, उस बीच में उनको ये संदेश देना चाहिए था, उन्हें एक मंच से संदेश देना चाहिए था, संयुक्त रूप से अभियान चलाना चाहिए था। आप देखिए जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं, इसके बाद बाकायदा रैली लेकर आते हैं और एक शक्ति प्रदर्शन करते हैं, शपथ ग्रहण समारोह कह लो आप उसको, या पदभार ग्रहण समारोह कर लो, बड़े जोर शोर से आते हैं। और इसके बाद क्या वैसे जोर शोर से उन्होंने किसी विधानसभा, किसी लोकसभा क्षेत्र में प्रचार किया? निश्चित तौर पर नहीं किया। तो मुझे लगता है जो खबरें आई, मुरैना को लेकर आई कि किस तरह से उमंग सिंगार अपनी बात पर अड़े हुए थे, वो अपने प्रत्याशी को चाहते थे, जीतू पटवारी अपने प्रत्याशी को चाहते थे, अपनी पसंद को चाहते थे। और इसके बाद जो रामनिवास रावत गए, जो कांग्रेस में कार्यकारी अध्यक्ष थे, बड़े लीडर थे, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया ओबीसी चेहरा थे, सिंधिया के करीबी थे, सिंधिया के साथ नहीं गए, वो इन परिस्थितियों में गए, तो कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदार किसको ठहराएगा? और सिंधिया के साथ तब नहीं गए जब वो कुछ नहीं थे, विधायक तो आप देखिए विधायक रहते चले गए, विधायक रहते हुए चले गए। और जब उसके बाद जो बात खबरें बाहर आई कि राहुल गांधी से पहले चर्चा में उनकी हुई, तो राहुल गांधी ने उनसे कहा कि आप तो, मुझे पता चला कि आप तो चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं चुनाव लड़ना चाहता था। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब मैं आपके बारे में खुद विचार करूंगा। तो मतलब आला कमान को दोनों ही, चाहे नेता प्रतिपक्ष हो चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, राहुल गांधी जो उनकी पसंद से इन दोनों को बनाया, जो उनके एक तरह से वो है गॉडफादर हैं, चाहे जीतू पटवारी हो चाहे उमंग सिंगार, उन्हीं को धोखा दे दिया उन्होंने। तो इसके बाद जब जो फटकार लगी होगी कि भाई आपकी वजह से एक हमारा ऐसा व्यक्ति चला गया जो अच्छा लगातार विधायक बनता रहा, पार्टी में नहीं छोड़ी उसने सिंधिया के जाने के बाद, और आपकी गुटबाजी के पास छोड़ दी, तो एक माइनस पॉइंट ये हो गया। दूसरा कि किस तरह से देख अक्षय कांति बम चले गए, एक बम विस्फोट वो हो गया। जो खबरें आ रही बीच में खबरें थी जगदीश मुवेल जो धार से कैंडिडेट है, उनने 1 महीने तक कार्यालय नहीं खोला कि उनको ही बदल दिया जाए। और 3 चरणों में जो चुनाव हो गए, दोनों की भूमिका ऐसी नजर नहीं आई मनोज जी कि वो लड़ते नजर आ रहे हों, कांग्रेस का नेतृत्व करते नजर आ रहा हूं। आप देखिए चर्चा क्या हुई छिंदवाड़ा की, चर्चा क्या हुई राजगढ़ की, आप देखिए चर्चा कहीं और सीट की हुई कि जीतू पटवारी कहीं गए, कमलनाथ को कमलनाथ के क्षेत्र में छोड़ दिया, वहां पे प्रचार करने नहीं गए या उनको बुलाया नहीं। गुटबाजी है ना, यदि बुलाया ही नहीं गया हो तो। यदि राजगढ़ में आपसे बड़े नेता लड़ रहे थे, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष के नाते जाना चाहिए था ना। शिवराज जी चौहान चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन डॉक्टर मोहन यादव गए ना। आप देखिए कोई भी बड़ा नेता लड़ रहा है, उसके क्षेत्र में प्रचार करने के लिए गए, प्रदेश अध्यक्ष के यहाँ गए भाई, तो आप क्यों नहीं गए प्रदेश अध्यक्ष के नाते? यदि दिग्विजय सिंह वहाँ हैं तो आपको वहाँ उपस्थिति दिखाना चाहिए थी, वहाँ एकजुटता दिखाना चाहिए थी। आप कह रहे हो कि यूथ को आगे बढ़ा रहे, अभी बयान दिखाया ना हमने दोनों, यूथ को आगे बढ़ा रहे, खुद यूथ है, तो आप यूथ को आगे बढ़ा रहे हो तो यूथ को आगे बढ़ाइए। एक प्रदेश अध्यक्ष से आप इस्तीफा ले लेते हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से जो पटकथा लिखी गई, चाहे विक्रांत भूरिया की हो, चाहे वो कहीं ना कहीं कांग्रेस में जो नई पीढ़ी आई है उसमें गुटबाजी उजागर कर रही है, एकता नजर नहीं आ रही है, ना चुनाव में नजर आई। तो शायद मुझे लगता है कि अब जब ठीकरा फूटने वाला था, जब घड़ा भर गया कि बाद में परिणाम आएंगे, तो जो फटकार लगेगी जो उनके साथ हो सकता है, इस वजह से उनको ये सफाई देना पड़ी। और निश्चित तौर पर सफाई का अब कोई मायने नहीं है, क्योंकि अब कार्यकर्ता जो हताश था, जो निराश था, जो बैठा था, उसे आपको जब चार्ज करना चाहिए था तब करना चाहिए थे। अब तो आखिरी चरण के चुनाव है और सिर्फ आप एक वीडियो के माध्यम से कह रहे हो। उस समय जब सवाल उठ रहे थे एक तस्वीर ही ले आते, जब कहा जा रहा था उमंग सिंगार की तबीयत ठीक नहीं है, देखने चले जाते 2 मिनट के, एक तस्वीर जारी कर देते, ट्विटर कर देते जिसमें माहिर है कांग्रेस सोशल मीडिया में, या सिर्फ वो टेलीविजन की कांग्रेस हो गई है, पब्लिक में नहीं दिख रही तो वहीं कह देती कि देखिए भाई हम एक हैं। लेकिन अब संदेश दे रहे हैं, तो मुझे लगता है निश्चित तौर पर आला कमान की नजर गई है इस पर, और जो फटकार लगी उसकी वजह से इनको ये सफाई देना पड़ी। बिल्कुल सफाई देना पड़ी शर्मा जी, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि हम तो युवा नेतृत्व को आगे बढ़ा रहे हैं, जबकि खुद इनको इसीलिए बनाया गया था कि युवा हैं। तो क्या इनका इशारा जयवर्धन और नकुलनाथ की तरफ है?
या कोई और युवा तो और बढ़ाते देखा नहीं, और जिन युवा को टिकट दिया अक्षय कांति वो छोड़कर चले जाते हैं। उधर दो बुजुर्ग नेता किला लड़ा रहे हैं, दिग्विजय सिंह जैसे बार बार उम्र का हवाला दे रहे हैं। मनोज जी, अभी एक बात ब्रजेश जी ने कही बहुत महत्वपूर्ण है, उसके तारतम्य में बात आगे बढ़ाना चाहता हूं कि बिल्कुल। शिवराज सिंह चौहान ने अपने क्षेत्र में मोहन यादव जी को बुला करके और कार्यक्रम किया, सभा की। इसका मतलब क्या है? इसको राजनीतिक रूप से यदि हम परिभाषित करते हैं या व्याख्या करते हैं इसकी, तो इसका अभिप्राय स्पष्ट रूप से ये होता है कि चाहे शिवराज जी लोकप्रिय हों, चाहे शिवराज जी 18 वर्ष मुख्यमंत्री रहे हों, लेकिन अपने नए मुख्यमंत्री को नेतृत्व के रूप में प्रोजेक्ट करने का वो काम कर रहे हैं। बिल्कुल, ये राजनीति में होता है। मान लो आप किसी यूनियन के अध्यक्ष थे और बाद में मैं बन गया, तो आप मेरी आलोचना नहीं करोगे, आप कोशिश करोगे कि मुझे भी कहोगे देखो भाई अध्यक्ष है, मैं ये मेरे नेता हैं, आज आप में ये मेरे नेता, कल मैं इनका था। एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है संगठन घड़े चलने की। कांग्रेस में इसका स्पष्ट अभाव दिखाई देता है कि नए अध्यक्ष और नए नेता प्रतिपक्ष, आप दिग्विजय सिंह जी हों, आप चाहे कमलनाथ जी हों, आदिवासी अंचल का बड़ा एरिया आपके क्षेत्र में जाता है, आपने यदि 2 सभा भी उमंग सिन्हा साहब की कराते तो ये संदेश जाता कि कांग्रेस का नेता प्रतिपक्ष जो है वो नेता है, वो केवल विधानसभा में स्पोक्स पर्सन नहीं है, वो नेता है, जनता के बीच में अपनी बात को डिलीवर करने के लिए आया है। ये आपने संदेश नहीं देने दिया। इसी प्रकार का संदेश आपने प्रदेश अध्यक्ष के माध्यम से नहीं देने दिया। अब देखिए बीडी शर्मा जी कितने दौरे कर रहे हैं, बीडी शर्मा जी सभाएं कर रहे हैं, बीडी शर्मा जी कार्यकर्ताओं की बैठकें ले रहे हैं। क्या उमंग अपने जीतू पटवारी साहब इसी प्रकार से जाकर के अपने कार्यकर्ताओं की बैठकें लेकर के कार्यकर्ताओं को एक्टिव होने का आदेश दे रहे हैं? राजगढ़ छिंदवाड़ा में दिया? नहीं दिया। कहीं भी कोई हमारे सामने, आपके सामने शायद खबर नहीं आई होगी। तो इसका मतलब ये है कि आप अपने मुंह से ये कह दे कि हम युवा नेतृत्व को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो आप खुद तो प्रोजेक्ट हो नहीं पा रहे हो, युवा नेतृत्व को क्या प्रोजेक्ट करोगे आप? तो ये क्या है, जनता के बीच में इसके संदेश स्पष्ट जाते हैं। जिसके पास अपनी खोली नहीं है, हो सकता है इसके पीछे उनका आशा ये हो कि हम युवा नेतृत्व हैं लेकिन हम खुद ही प्रोजेक्ट नहीं हो पा रहे हैं 2 युवा नेताओं के कारण। देखिए, हम आशय निकाल सकते हैं, सारे आशय निकालने का हमारे पास छूट और अधिकार है, लेकिन कुल मिलाकर के ये है कि आपको जब अपनी पर आन पड़ी तब आपको एकता दिख रही है, तब आप एकता का संदेश दे रहे, वो भी बचकाने तरीके से दे रहे हैं। यदि आप बहुत परिपक्वता से देते, किसी एक पत्रकार को खड़ा कर लेते, उसको किसी एक वायरल कर मंच देते, पर चले जाते, कोई सभा कर मंच लेते, पर चले जाते, एक साथ हाथ उठा करके खड़े कर देते। भाई कांग्रेस तो पहले एक से एक हाथ मिला करके कोशिश करती है, उसमें क्या बात है? हमने तो अनेकों अवसरों पर देखा है कि सारे बड़े हमने देखा ना पिछले चुनाव में राहुल गांधी ने हाथ खड़े करवाए थे कमलनाथ के, वो सिंधिया के। ऐसे हमने भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव को देखा था, ऐसे हमने अशोक गहलोत को देखा था और सचिन पायलट को देखा था। तो इसलिए ऐसा प्रयास यहाँ भी कर लेते तो मुझे ये लगता है कि कहीं कहीं ये एक अपने आप में चूक हो गई, और राजनीतिक रूप से इसका ये लाभ ले जाने की स्थिति बना दे तो बहुत अच्छी बात है। और आप मुद्दे खुद उठाते हो और उन मुद्दों में खुद ही चूक उलझ जाते हो। और उलझना, मैं कहता हूँ राजनीति में कई बार गलत मुद्दे उठा दिए जाते हैं। क्या रपट पड़े तो हर गंगा नहीं कहा जाता क्या? हमारी तो उदाहरण है इस प्रकार की। तो आपको अब ये कर लिया है तो आप बताइए, आप एकदम से हवा बना दीजिए प्रदेश के अंदर। देखिए हम लोगों ने तो तय कर लिया है कि अब हम बची हुई सीटों में से छीन के लेंगे, बनाइए ना ऐसे। आप ऐसा स्टेटमेंट देने में डर रहे हैं भाई? आपने कौन जो है, आप देखिए कमलनाथ जी की विशेषता बताता हूं मैं आपको एक। उनको मालूम था कि आपका जो है एक प्रकार से जिसको कह सकते हैं कि भाई विधानसभा में चुनाव नहीं जीता जा रहा, आखिरी दिन तक उन्होंने वातावरण को बना के रखा, शेर की तरह बोलते रहे आखिरी दिन तक, नहीं हमारी सरकार बन रही है, हमारी तो भयभीत हो गए, हमारी सरकार बन रही है। बेटे ने तो तारीख बता दी थी ना शपथ ग्रहण की कि आप इस तारीख को भोपाल आइए। लड़के की बात को बीच में लेके आ रहे हो? उनके अंदर इतना ज्यादा होता तो आज जीतू पटवारी नहीं, सारा तो कहीं ना कहीं पिता का रहा ही होगा ना। तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ, आपकी बात बिल्कुल सही है मनोज जी, कि उनके बेटे ने तारीख बता दी शपथ ग्रहण की और 66 सीटें आई। क्यों आई 66 सीटें? क्योंकि आखिरी दिन तक उनको मालूम होने के बावजूद भी ऐसा वातावरण उन्होंने निर्मित रखा कि नहीं हम तो जो है बिल्कुल दमंग है। और ये दोनों के दोनों नेता जो युवा नेता हैं कांग्रेस के, जिनकी मुझे बहुत उम्मीद थी, मैंने अपनी समीक्षाओं में हमेशा ये बात कही है, आपके चैनल पर भी अनेकों बार मैंने ये बात कही है कि यदि मान लो कांग्रेस 2 बड़े नेताओं से अगली पीढ़ी को यदि दायित्व देती है तो मुझे लगता है कांग्रेस में निखार आएगा। लेकिन मुझे अफसोस हो रहा है कि दोनों नेताओं ने इन लोकसभा चुनाव के अंदर कोई ऐसा परफॉर्मेंस नहीं दिखाया जिसके कारण ये विश्वास जग सके कि कांग्रेस में अगली पीढ़ी तैयार हो। इनसे बढ़िया तो मायावती निकली, जिसने शायद अपने भतीजे से जिम्मेदारी छीन ली कि तब अभी आप परिपक्व हो, तो शायद ये दृश्य देखने को ना मिले हमें।
लेकिन बहुत ब्रजेश बड़ा जी साहसिक निर्णय है। जी कि यदि सीटों की बात हो ममता रही है बनर्जी भी, यदि ममता बनर्जी भी ऐसे ही छीने तो समझ में आए। बिल्कुल, कि कांग्रेस कह रही है कि 29 पार का ही मखौल उड़ा रहे हैं, लेकिन वो अपनी बात नहीं कर रहे कि हम कितनी सीटें जीत रहे हैं। तो एक मैसेज दे सकते थे वो कि भैया हम देखिए धार में मजबूत हैं, पर हम मनोज खंडवा जी, खरगोन में। जी एक सेकंड के लिए बोलने की अनुमति चाहता हूं। बिल्कुल बिल्कुल जो बड़े नेता, जो अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष है, उनको यही नहीं मालूम कि 29 पार की संभावना हो ही नहीं सकती, क्योंकि सीट ही 29 है तो पार कहां से बिल्कुल। चले जाएंगे। 27 पे आ गए वो इसलिए तो, नहीं, 27 पे लड़। इसलिए हमेशा ये कहना चाहिए कि 29 की जो माला बनाने की बात कर रही है, 29 नहीं आ रहे। 29 पार कहां से आ गए? अब बताइए कहां से आ जाएगा 29? जब लोकसभा सीट ही 29 है तो ये पार शब्द तो लग ही नहीं सकता। इसका मतलब ही अपरिपक्वता है। बिल्कुल। जी ब्रजेश जी। देखिए मनोज जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कांग्रेस को दावे करना चाहिए थी जहां उनकी संभावना थी, यदि विधानसभा के आंकड़े वो दमदारी से कहते जो शर्मा जी कह रहे हैं, और वहां पे लड़ते हुए नजर आ और रहे हैं। विधानसभा के नतीजे सामने थे कि बिल्कुल, 5 वही सीटों तो मैं बढ़त कह रहा थी। हूं। जी या आप देखिए कि वहां लड़ते हो, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष हो या नेता प्रतिपक्ष हो, वो उन सीटों पर भी लड़ते नजर नहीं आए जो छत्रपों की छत्र छाया में नहीं थी। चलिए आप राजगढ़ में नहीं गए, चलिए आप कांतिलाल भूरिया के पास नहीं जा रहे, चलिए आप छिंदवाड़ा नहीं जा रहे, ये छत्रपों के बरगद हैं यहाँ पे। चलिए आप वहाँ अपना आपको कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो आपके लिए लड़ने के लिए मुरैना थी, आपके लिए लड़ने के लिए भिंड थी, आपके लिए लड़ने के लिए मंडला थी, तो आप बस सतना थी। तो आप उन क्षेत्रों, सतना में भी चले मत जाइए, आप अजय सिंह राहुल भैया को दे दीजिए, उधर चलिए जाइए। लेकिन कुछ सीटें तो ऐसी थी जो छत्रप विहीन थी, या कह सकते हैं ये आपका कि जहां इलाका जो मालवा जहां आप निवाड़ अपनी है। ताकत लगाते और कहते कि वो छत्रप तो अपनी ताकत लगा रहे हैं, उनको अपनी ताकत लगाने दीजिए, हारे जीते उनका, कि हम अपनी ताकत पर 2 नेता हैं, हम अपनी ताकत पर इन 3 सीटों में जोर लगा रहे हैं, एक ही भी ले आते, करीब तक पहुंच जाते, मार्जिन कम कर देते, तो मुझे लगता है कि वो आला कमान की नजर में और पार्टी के वो कार्यकर्ता और जो पदाधिकारी हैं उनमें एक मैसेज दे सकते थे कि हमारे नए जो लड़ाके आए हैं 2 वाकई में लड़ने वाले हैं, और वो जगह देखकर दांव चलते हैं। बाकी जगह आप इंदौर में एनर्जी मत खर्च कीजिए, आप भोपाल में एनर्जी खर्च मत कीजिए, आप विदिशा मत कीजिए, क्योंकि आप दिख रही है। लेकिन दोनों के पास मौके थे मुझे लगता है, और दोनों मौके गवा चुके हैं मनोज जी। ये मौके उनकी तरक्की के लिए थे, और जो आलाकमान को लगता कांग्रेस के कि हमने नए नेतृत्व को देकर अच्छा काम किया है, ये कुछ कांग्रेस को आगे ले जाएंगे, तो मुझे लगता है ये बेहतर होता। कहीं ऐसा ना हो कि बुरी तरह से कांग्रेस पिट जाए और फिर कांग्रेस को कोई और ना दिखे, उन्हें कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के अलावा कुछ ना दिखे। तो ये मौका अगली पीढ़ी के लिए, इनके लिए तो है ही, कि यदि ये फेल होते हैं, अगली पीढ़ी को कोई जिम्मेदारी देने के पीछे आलाकमान को बार बार क्योंकि हमने देखा है कि जब अरुण यादव युवा फेल हुए तो फिर कमान किन लोगों के पास आई, कांतिलाल भूरिया या कमलनाथ जैसे बुजुर्गों के पास। तो यही दिक्कत ये है कि यदि जो मुक्त होना चाहती थी बुजुर्गों से कांग्रेस, और जो एक मौका दिया था, ये इन लोगों की फेलियर से नहीं, ये फेल हो जाएंगे। ये अगली पीढ़ी, जो युवा पीढ़ी है, जो भविष्य देख रहा है, जिसको कांग्रेस में जो लड़ रही है, उसके हाथ से भी वो सब छीन लेंगे। फिर वही एक तरह से हम कह सकते हैं कि दिग्विजय सिंह के हाथ में चली जाएगी या कमलनाथ के हाथ में, क्योंकि कांग्रेस की मजबूरी है। हमने देखा कमलनाथ को मजबूरी में कांग्रेस ने झेला, और वही मजबूरी फिर बनती हुई दिख रही इस लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद। बिल्कुल, वो मजबूरी है या जरूरी है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल वक्त इतना ही था। बहुत धन्यवाद शर्मा जी। तो निश्चित तौर पर देर आए दुरुस्त आए इसको कह सकते हैं, क्योंकि चुनाव के शुरुआत में जिस उम्मीद के साथ कांग्रेस के आला कमान ने 3 युवा नेताओं पर दारोमदार दिया था, उनमें से 2 को हमने देखा था लगातार मनमुटाव की खबरें आ रही थी, और तीसरे तो चुनावी परिदृश्य में कहीं दिखाई नहीं दिए थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या कांग्रेस के इन दोनों बड़े नेताओं ने एकता दिखाने में देर कर दी है, या बचे हुए जो सीटें हैं 8 सीटें, उस पर ये जुगलबंदी कोई रंग दिखाएगी। इसके पता चलेगा जब 4 जून को नतीजे आएंगे। अटेंशन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।